डीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 27 को सोल्व करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका डेट भी निर्धारित हो चुका है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए और मेरा उद्देश्य यही है इस सेशन को चलाने का, क्योंकि आप कंटेंट सेक्शन में 15 अचीव कर सकें और आप सभी लोग अचीव कर भी सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मॉक टेस्ट दे सकते हैं और साथ में आपको जिस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन का आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कि आपका कंटेंट सेशन में 15 प्राप्त हो जाए। ठीक है? फ्री सेशन से। अगर आप चाहते हैं पेड कोर्सेज़ लेना तो डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, तो आप जॉइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी बता दूँ कि इस सेशन में हम सभी लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स लेकर आए हैं और आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में संख्याएँ 19 से 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं? अभाज्य युग्म है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अभाज्य युग्म कहते किसको हैं? अभाज्य युग्म कहते किसको हैं? तो आप कहेंगे सर ऐसी जो 2 संख्या है जिसका अंतर कितना हो? ऐसी 2 संख्या है जिसका अंतर कितना हो? 2 हो। ऐसी 2 संख्याएँ जिसका अंतर 2 हो। कितना हो? अंतर 2 हो। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आप इसे नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। अभाज्य युग्म कैसे पहचानेंगे? तो जिसका अंतर 2 हो उसी को अभाज्य क्या कहते हैं? अभाज्य युग्म कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। तो कहाँ से पूछा जा रहा है? 19 से लेकर 51 के बीच में। तो ना तो आपको 19 काउंट करना है और ना तो 51 काउंट करना है। तो इसके बीच में आपको लिखना है, तो 20 से स्टार्ट करना है और लिखना कहाँ तक है? 50 तक लिखना है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इसके बीच में आखिर आएगा क्या क्या नंबर? वैसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर कितना हो? फैक्टर मात्र 2 ही हो। फैक्टर 2 हो यानी कि 1 हो, पहला फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर क्या हो? इटसेल्फ यानी कि वह संख्या खुद हो। वह संख्या खुद हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 21 देखिए, 20 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा, 20 आएगा। ये सभी क्या है? 2 से लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। एक 22 भी है तो 11 से और 2 से भाग लग जाएगा। 23 देखिए, क्या 23 किसी भी संख्या में आता है क्या? 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 भी किसी भी पारा में नहीं आता है। 29 के बाद 30 हो जाएगा, 30 आता है 15 और 2 के पारा में, 3 के पारा में, 10 के पारा में, तो नहीं होगा। इसके बाद है 31, 31 किस टेबल में आता है? 33 भी किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 31 के बाद देखिए 32, 33, 34, 35, 36, 37। 37 ऐसी एक संख्या है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है। 37 के बाद 38, 39, 40, 41 भी किसी भी टेबल में नहीं आता है, यानी कि 41 ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। या तो कटेगा तो 1 से कटेगा या तो वह खुद संख्या से ही कटेगा। वैसी संख्या को ही हम सभी लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 41 हो गया, इसके बाद 42 कट जाएगा, 2 से 21 से कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा? तो 42 के बाद 43 हो जाएगा जो कि किसी भी टेबल में नहीं आता है। 43 हो जाएगा, 43 के बाद 44, 45, 46, 47 भी एक ऐसी संख्या है, 47 के बाद 48, 49, 50 ये इसके बाद इतना ही होगा। तो देखिए इसमें युग्म क्या है जिसका डिफरेंस कितना हो? डिफरेंस 2 हो। अभाज्य युग्म पहचानना है, कितने अभाज्य युग्म बनेंगे तो आपको पहचानना है, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो देखिए 23 और 29 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का है। तो क्या यह अभाज्य युग्म बनेगा? नहीं। एक आपका अभाज्य युग्म बनेगा कौन-सा? तो 29 और 31 के बीच में अंतर कितना है? 29 और 31 के बीच में अंतर क्या है? तो आपका 2 का अंतर है, यानी कि पहला युग्म आपका 29 और 31 का एक अभाज्य युग्म बनेगा। 31-37 में 6 का अंतर है, 37-41 में 4 का अंतर है, 41-43 में भी कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? तो आपका यहाँ पे भी दूसरा अभाज्य युग्म बनेगा। 41-43 ये क्या है? अभाज्य युग्म बनेगा, अभाज्य युग्म बनेगा। 43-47 में 4 का डिफरेंस है, यानी कि टोटल 19 से 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्म बने? तो 2 बने। कैसे आपको पहचानना है? अभाज्य युग्म क्या होता है? अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं? ये सभी जानकारी आपको मिल चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, तो आप उम्मीदतः 100% सही आंसर इसका लगा पाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समान माप की 12 सफेद सीट है। सीटों की संख्या कितनी है? व्हाइट सीटों की संख्या कितनी है? तो 12 है। नंबर ऑफ व्हाइट सीट कितना है? 12 है। से में से नवीन उनके 3/4 कितना? 12 का 3/4 भाग 3/4 भाग में लाल रंग पेंट कर देता है। अब लाल रंग किसमें पेंट कर रहा है? 12 को सीट हमारा क्या है? व्हाइट है। लेकिन व्हाइट का
व्हाइट का कितना? व्हाइट का ही कितना 3/4 भाग। व्हाइट का 3/4 भाग पेंट कर देता है, यानी कि व्हाइट हमारा क्या है? 12 है और 12 का 3/4 यानी कि 4 से यह क्या कटेगा? 12 कटेगा 3 से तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 को शीट पे क्या भर दिया? रेड कलर पेंट कर देता है। अब कितनी सफ़ेद सीटें शेष रह गई है? तो सफ़ेद रिमेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेन क्या? रिमेन क्या? व्हाइट शीट रिमेन व्हाइट शीट इक्वल टू आप क्या करेंगे 12 माइनस 9 इक्वल टू 30 30 करें 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी जब पूछे जाए का ऑफ का प्रयोग जब हो तो आप समझ जाएँगे। का या उनका का मतलब क्या है 3/4 का मतलब है 1 कम है तो 1 का मतलब कितना है? 1 का मतलब 4 का मतलब 12 तो 1 का मतलब 3 हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से आंसर भी निकाल सकते हैं शॉर्ट मेथड से। तो आप लोगों को ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपके सेशन के लिए लेकर आया हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूँ कि अगर आप डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे ही सीटेट पे 15 में 15 कंटेंट सेक्शन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए या सीटेट के लिए एक रामबाण सीट मैथ के लिए साबित होगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादातर कुछ नहीं करना है, डीवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे पेड क्लासेस में जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको मिल दे दी गई है कि किस-किस टाइप के यहाँ पे क्या-क्या आपको उपलब्ध कराए जाएँगे। साथ में किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप नंबर पे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही एनरोल कीजिएगा। अन्यथा कोई बच्चे एनरोल कर लेते हैं और उनको कंटेंट समझ में नहीं आती है, तो अंडर 1 वीक के अंदर आप क्या कर सकते हैं क्लेम भी कर सकते हैं सर कि कंटेंट समझ नहीं आ रहा है और हमें रिफंड चाहिए। तो आपको 100% रिफंड पॉलिसी भी है, लेकिन इसके लिए आपको अंडर 1 वीक क्लेम करना होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि किसी थैले में क्या? किसी थैले में एक सफ़ेद गेंद, थैला में क्या है? एगो व्हाइट बल्ब है। व्हाइट क्या है? व्हाइट बल्ब एगो है, 3 लाल है। 3 क्या है? रेड कलर कितना है? 3 है, लाल गेंद है। इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंदें और डाल दी जाए, यानी कि सफ़ेद में और जोड़ना है और क्या करना है? जोड़ना है और यहाँ पे कितनी जोड़ना है, यही पूछा जा रहा है आपसे जाए ताकि सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना हो जाए? थैले की कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। कुल संख्या का कितना हो जाए? 1/2 हो जाए। तो हम क्या यहाँ पे नंबर ऑफ व्हाइट लिख सकते हैं क्या? इसका 2 तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल टोटल नंबर ऑफ गेंद न टोटल नंबर ऑफ बॉल निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा तो 3 प्लस 1 या क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। टोटल बॉल कितना है 4 है। तो कहता है गेंदों की 1/2 भाग व्हाइट होना चाहिए। तो व्हाइट कुल का 1/2 भाग तो यानी कि 2 व्हाइट होना चाहिए। कितना है? एगो पहले से है तो कितना जोड़ना होगा? मात्र 1 जोड़ना होगा तो यह 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो कितना जोड़ना है आपको? 1 जोड़ना है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आप बना लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप ज़्यादातर जब प्रैक्टिस सेट लिए हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन का अभ्यास करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उसका सही आंसर आप दे पाएँगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर कुछ नहीं आपसे कहा जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन यही है कि यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम सार गुणज। सार गुणज का मतलब क्या होता है? सार का मतलब कॉमन होता है और गुणज का मतलब मल्टीपल होता है। कोई दिक्कत है क्या? मल्टीपल होता है। इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बता दूँ कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते क्या हैं, इसका 2 मेथड है। पहला मेथड तो आप सभी को पता है, ऐसे आप लोग निकालेंगे 45, 85 और 105 का। इसी तरीके से निकालेंगे ना? हाँ, इस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए आप लगाना शुरू करेंगे तो किससे लगाएँगे? 5 से लगाएँगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 पचे 85 और यहाँ पे 21 पचे 105। इसके बाद 3 से लगाएँगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। आगे आप किसी भी संख्या से नहीं लगेगा तो यहाँ पे आप करेंगे 5, 3, 3, 17 गुना 7। अब यहाँ पे करेंगे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 सत्ते कितना हो जाएगा? 45 सत्ते या 7 तो 7 पचे 35 के 5 और हाथ में 3 और 5 7 चौका 28 और 3 31 यानी कि 315 गुना 17। 315 गुना आप 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3110 से ज़्यादा होगा, क्या होगा? 3110 से ज़्यादा होगा, तो आपको 315 में 17 से गुना करना है, कितना से? 315 में 17 से गुना करना है, तो 53-55 आएगा, कितना आएगा? 53-55 आएगा, 53-55 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 45, 85 और 105 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट है इसमें आप सबसे बड़ी संख्या को पहचानिए, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर 105 है।
तो आप बड़ी संख्या पहचान लिए तो 105 आ गया। हम कहेंगे सर अब इसका मल्टीपल चलो, इसका मल्टीपल बताओ। तो आप कहेंगे 105 होगा पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल 210 होगा, तीसरा मल्टीपल 315 होगा, चौथा मल्टीपल 420 होगा। इस टाइप से यह मल्टीपल कभी समाप्त नहीं होता है, जबकि फैक्टर आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है? फैक्टर लिमिटेड है, जबकि मल्टीपल किसी भी संख्या का अनलिमिटेड है, यानी कि अनगिनत है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप से जब चलता जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल लिखने के तुरंत बाद आपको यह चेक भी करना पड़ता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा मल्टीपल हो और सभी से डिवाइड हो जाए, यानी कि कॉमन भी हो। इस टाइप से जब आप इस मल्टीपल को आगे बढ़ाते जाएँगे तो आपको एक ऐसी संख्या मिलेगी 53, 55 जो आपको सभी संख्याओं से क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। 45 से भी कट जाएगा, 85 से भी कट जाएगा और 105 का मल्टीपल है तो 105 से तो निश्चित रूप से कटेगा। इसी प्रकार से आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीका बता दिया एलसीएम का, या ओल्ड मेथड है या आप इसे लॉन्ग मेथड भी बोल सकते हैं और साथ में इसे आप शॉर्ट मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बड़ी संख्या पहचाननी होती है, उसके बाद छोटी संख्या को पहचाननी होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि मयंक को 2 सम संख्याओं को जोड़ना था। मयंक को कैसी संख्या जोड़नी थी? तो सम संख्या जोड़नी थी। सबसे पहले आप यह बता दीजिए कि सम संख्या आप कहेंगे किसको? तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें पता है कि सर सम संख्या हम वैसी संख्या को ही कहेंगे जो 2 से पूरा-पूरा कट जाए, जो 2 से क्या हो जाए? 2 से पूरा-पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा-पूरा कट जाए, यानी कि भाग लग जाए, कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर सम संख्या तो आप बता दें कि वैसी संख्या है जो 2 से पूरा-पूरा कट जाए तो सम संख्या कहेंगे। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो आप सीधा-सा इसका विपरीत बोलेंगे, इसका उल्टा बोलेंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूरा-पूरा ना कटे उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? तो विषम संख्या कहेंगे। तो इसके साथ अब कहता क्या है, मयंक को तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानकारी है, सम संख्या पहचान ही रहा है कि सम संख्या वैसी संख्या होगी जो 2 से पूरा-पूरा कट जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 86 ठीक है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से जो कि 2 से पूरा-पूरा ना कटे, इसे विषम संख्या कहेंगे। तो मयंक को क्या करना था? मयंक को 2 सम संख्या जोड़नी थी। क्या जोड़ना था? 2 सम संख्या जोड़ना था। तो मान लीजिए इसको 2 और 4 जोड़ना था, 2 और 4 जोड़ना था, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया, यानी कि 1 और 3 को जोड़ दिया, यानी कि विषम संख्या क्या होगा? 1 और 3, 5, 7, 9 इस टाइप से विषम संख्या आगे बढ़ती जाएगी, जोड़ दिया, तब उसका उत्तर होगा। तो इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, इसको जोड़ने पर 4 आ रहा है, यानी कि विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, फिर भी सम आ रहा है और सम संख्या को जोड़ रहे हैं, फिर भी सम आ रहा है। अलग यानी कि भिन्न, उत्तर तो भिन्न होगा परंतु पुनः एक सम संख्या आएगी। क्या होगी? पुनः एक सम संख्या आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आंसर तो अलग होगा, भिन्न होगा। क्या होगा? अलग होगा, पहले से अलग होगा, परंतु पुनः एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। विषम संख्या को जोड़े तब 2 विषम संख्या का जोड़ेगा फिर भी सम संख्या मिलेगी और जब 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा फिर भी क्या मिलेगी? तो आपको सम संख्या ही उत्तर प्राप्त होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे दिया जा रहा है जैसा प्राप्त होना था वही, तो ऐसा तो नहीं है, पहले 6 प्राप्त हो रहा था लेकिन अब 4 प्राप्त हो रहा है। आंसर भी कम आ रहा है यानी कि डिफरेंस आ रहा है और सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये तो बात गलत है, वैसा तो प्राप्त हो नहीं रहा है जैसा पहले था। अलग तथा एक विषम संख्या, अलग तथा एक विषम संख्या, अलग तो है, परंतु विषम संख्या नहीं, क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे कहता है अलग सम संख्या जो पहले प्राप्त होने वाली संख्या से बड़ी है। तो बड़ी कहाँ से है? देखिए पहले जो प्राप्त हो रहा था वो 6 प्राप्त हो रहा था 6 और जबकि अब प्राप्त हो रहा है वह 4 प्राप्त हो रहा है। तो बड़ा कहाँ से आ गया? छोटा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा गलत है? ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 दोनों तीनों गलत है। तो 4 ऑप्शन में से जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो एक ऑप्शन जो बचता है वह बिल्कुल सही आंसर होता है। तो कौन-सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य युग्म किसे कहते हैं, ये सभी पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे ताकि जब भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप बताने में बेझिझक उसका आंसर बता पाएँ। ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी के घंटे की सुई, 12 घंटे वाले आपके घर में जो घड़ी है वह कितना उसमें कितना तक बजता है? उसमें कितना तक घड़ी में टाइम बचता है? तो आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट होता है और 12 पे समाप्त हो जाता है। फिर से 1 से स्टार्ट होता है, फिर से 12 पे समाप्त हो जाता है।
इस घड़ी को ही अगर आप लोगों को घड़ी देखने आता है, तो आप निश्चित रूप से इसका बिल्कुल सही आंसर बताने योग्य हैं और बता पाएँगे। पता है कि एक घड़ी, एक 12 घंटे वाली घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। चलिए मैं आपको 3-4 फिगर बनाता हूँ घड़ी का और आप बताएँगे कि इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए अगर घड़ी का सुई, घंटे वाली सुई 9 पर है, कितना पे है? 9 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है। मिनट वाली सुई किस पे है? 12 पे है, मिनट वाली सुई अगर 12 पे है, तो बताइए इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो आप कहेंगे सर इधर या तो 90 डिग्री का कोण बनेगा या तो 270 डिग्री 270 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? या तो 90 डिग्री का या तो 270 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन जब 9 बज रहा था तो आप बोल रहे थे कि 90 और 270 का बनेगा। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि अब यह बताओ कि अगर घड़ी में 6 बजेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगर घड़ी में 6 बजेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। यानी कि घंटे की सुई 6 पे होगी और मिनट वाली सुई 12 पे होगी। तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। यहीं जब 3 बज के 15 मिनट होगा तो घड़ी के बीच में मात्र 30 डिग्री का कोण बनता है। इस टाइप से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। घड़ी में 180 डिग्री का जब कोण बनता है ना, तो उस टाइम में घड़ी में निश्चित रूप से 6 बज रहा होता है। कितना बज रहा होता है? 6 बज रहा होता है। क्योंकि दोनों सुई एक-दूसरे के विपरीत होंगे तब भी क्या बनेगा? 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल यानी कि क्या बोलते हैं इसको? रिजिव कोण बोलते हैं। रिजिव कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिव कोण बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको घड़ी में समय देखने आता था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप बता पाते। अन्यथा नहीं बनेगा आपसे कि घड़ी में 6 की कैसे बजता है, 9 कैसे बजता है? अगर यह टाइम ही नहीं पता, साढ़े 5 कैसे होगा? तो क्या आप इसका सही आंसर बता पाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो फ़ोन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको टाइम भी देखने आना चाहिए और इसके साथ ही आपको एंगल पहचानने भी आना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिजोय प्रातः 6 एएम यानी कि सुबह में 6 बजे सोकर उठा। कितने बजे? मॉर्निंग में वह उठता है 6 बजकर 6 एएम यानी कि 6 बजे जग गया, 6 बजे जग जाता है। जब वह स्कूल जाने लगा तो घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर थी। मिनट वाली सुई किस पे थी? 12 पे थी। तो चलिए हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं और एक लड़का है जिसे स्कूल जाना है और सुबह में उठता है कितने बजे? 6 बजे और इसको क्या कितने बजे जब घड़ी जा रहा था स्कूल जा रहा था, क्या स्कूल जा रहा था तो यह घड़ी में देखता है कि मिनट वाली सुई जो है, वह आपको 12 पे है और घंटे वाली सुई जो है, वह कितने पे है? तो 9 पे है। कितने पे है? तो 9 पे है। कितने पे है? 9 पे है। तो प्रातः उसने घर में प्रातः उठने से लेकर स्कूल जाने लगने तक कितना समय व्यतीत किया? तो घड़ी में कितना बज रहा था? घड़ी में आप कहेंगे सर घड़ी में 9 एएम यानी कि सुबह का 9 बज रहा है, तो जगा कितने बजे? 6 बजे और जाग कितने बजे रहा है? 9 बजे यानी कि टाइम कितना लगा? तो 9 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 यानी कि 3 घंटा हो जाएगा। कितना? तो 3 घंटा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन को आप थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। पैटर्न बोलेंगे, नंबर सीरीज़ बोलेंगे या मिसिंग नंबर बोलेंगे। तो सबसे पहले आपका पैटर्न तो यहीं दिया हुआ है ना 1, 3, 6 और 10। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि होगा क्या? इस पैटर्न को सबसे पहले आप ये समझिए कि होगा क्या? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या जोड़ता है? 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 10 में से 6 जाएगा तो 4 यानी कि 2, 3, 4 जुड़ रहा है। यानी कि अगला में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। तो 10 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना होगा? 15 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के आधारित पूछते हैं। थोड़ा-सा ध्यान से। शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आकृतियाँ दर्शाई। आकृतियाँ का नाम क्या है? तो माचिस की डिब्बी यानी कि माचिस का जो डिब्बा होता है, खप होता है, उसकी आकृति, ईंट दिखाता है, ज्यामितीय बॉक्स दिखाता है, ज्योमेट्रिक बॉक्स बॉक्स ये सभी वस्तुएँ उस आकार के उदाहरण है जो कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घन कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा, शंकु कहलाएगा, बेलन कहलाएगा।
तो शंकु का आकार तो कुछ इस टाइप का होता है, क्या होता है? शंकु का आकार तो कुछ इस टाइप का होता है, क्या होता है? शंकु का आकार तो इस टाइप का होता है, तो क्या आपका माचिस का डिब्बा या ईंट इस टाइप का होता है? तो आप कहेंगे नहीं, ईंट तो आपका कुछ इस टाइप का होता है। ईंट आपका किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है। क्या कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, ईंट आपका कुछ इस टाइप का होता है। फिगर को आप अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा कि यह निश्चित रूप से क्या है आपका ईंट ही है। तो ईंट तो इस टाइप का होता है लेकिन शंकु इस टाइप का होता है। तो क्या यह शंकु कभी भी हो सकता है? नहीं। बेलन किस टाइप का होता है? बेलन कहीं न कहीं या क्या होगा? जो रोटी घर में बनता है उसको भी हम लोग बेलन का आकृति बोल सकते हैं। तो वह आकृति क्या है? कहीं न कहीं गोला टाइप का है। क्या है? गोला टाइप का है तो यह क्या कभी भी ईंट का आकार वैसा होता है? नहीं होता है तो आपका बेलन भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा घन और घनाभ। घन और घनाभ तो घन में आपको कभी भी वो 2-3 फलक नहीं दिखाई देते हैं, 3 फलक नहीं दिखाई देंगे, जबकि घनाभ में 3 फलक दिखाई देते हैं। तो ईंट एक ऐसा आकृति है जिनका हमें 3 फलक दिखाई देगा, तो वह क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों है सही? इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी बता दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ जब भी ज्योमेट्री से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो आप बिल्कुल सही आंसर उसका लगा पाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है सिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लाइन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति है? क्या? रैखिक सममिति यानी कि लीनियर सिमेट्रिकल है, यानी कि या तो हॉरिज़ॉन्टल या तो वर्टिकल। जबकि यह इस टाइप का नहीं, क्या? घूर्णन या नहीं, राउंडेड सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, परंतु घूर्णन सममिति नहीं। तो आयत को अगर हम घुमा भी दें, तो क्या हो जाएगा? घुमा भी देंगे तो इसमें क्या होगा? सिमेट्रिकल तो रहेगा ही, रैखिक भी रहेगा और घूर्णन भी रहेगा। तो यह तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। इसको घुमाने के बाद भी आप देखेंगे तो फिर से आपको आयत का आकार मिल जाएगा। लेकिन पतंग एक ऐसा आकृति है, जो घुमा देंगे तो वह क्या होगा? घुमाने के बाद घूर्णन आकृति इसमें घूर्णन सममिति नहीं मिलेगा, जबकि रैखिक सममिति एक मिल जाएगा जो कि क्या होगा? वर्टिकली होगा। इस टाइप का आपका पतंग का फिगर होता है। क्या होता है? इस टाइप का आपका पतंग का फिगर होता है। देखिए, यहाँ से अगर इस पतंग को कैंसल आउट करेंगे, काटेंगे, तो ये तो आपको हॉरिज़ॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो सिमेट्रिकल लाइन मिल जा रहा है, रैखिक सममिति मिल रहा है। लेकिन इस फिगर को अगर आप घुमा देते हैं, इस फिगर को अगर आप घुमा देते हैं, तो क्या कभी भी या फिर से घूर्णन सममिति प्राप्त होगा क्या? नहीं प्राप्त होगा। तो आपको आंसर में तो भी यही खोजना था ना, रैखिक सममिति प्राप्त हो लेकिन घूर्णन नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्यों सही है? इसके बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने स्वयं आपस में एक सर्वे किया, जिसको क्या कहते हैं? डाटा का एनालिसिस करना यानी कि डाटा को एकत्रित करना, सर्वे करना यही कहलाता है। इसके लिए उन्होंने एक सारणी बनाई, सारणी यानी कि एक डाटा तैयार किया है जिसे क्या कहते हैं टेबल में अरेंज कर दिया गया है। कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिया गया है, टेबल में अरेंज कर दिया गया है और उसमें फलों के नाम लिखे गए हैं। एक तरफ फल का नाम, इधर नाम दिया गया है। किस चीज़ का? फल का नाम दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को इस सारणी में लिखे फल के सम्मुख अपनी पसंद के लिए 1 स्टार देना है। जिसको जो फल पसंद होगा उसके लिए 1 स्टार का साइन लगाना है, अंकित करना था। उन्हों उनमें उन्हें आमों के लिए 7 स्टार, आमों के लिए कितना स्टार? 7 स्टार, आमों के लिए कितना स्टार? तो 7 स्टार देना है, कितना? इधर हो गया 3, 2 5 अभी 2 स्टार और देना है आम के लिए, किसके लिए? आम के लिए 7 स्टार देना है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 7 स्टार किसके लिए? आम के लिए, जबकि सेबों के लिए 5 स्टार, सेब के लिए कितना स्टार? तो 5 स्टार, सेब के लिए 5 स्टार, यानी कि जो अच्छा फल है उसके लिए 5 स्टार, जो थोड़ा-सा उस सबका अपना-अपना पसंद है, जिसको जो अच्छा लगा उसके लिए। जो सेब खाता है वो उसको 5 स्टार देना है, जो आम खाएगा उसको 7 स्टार देना है। और संतरे के लिए 6 स्टार, संतरा जो व्यक्ति खाएगा उसको कितना स्टार देना है? तो 6 स्टार देना है, 6 स्टार देना है। तो अच्छे से स्टार हम लोग दे देते हैं और काउंट कर लेते हैं। 3 दूँ 5 1 स्टार और बाकी है। ठीक है? स्टार देना है। इस सारणी में निम्नलिखित में से कौन-सी निष्कर्ष सही है? अब नीचे डाटा दिया हुआ है। 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं। 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि आम पसंद करने वाले 7 थे, सेब पसंद करने वाले 5 थे
और यह 6 था। तो इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 में कितना आम कितना पसंद कर रहा है? तो 7 पसंद कर रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में तो ये कहा जा रहा है कि 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थी आम पसंद करते हैं। तो 6 तो नहीं है, कितना पसंद कर रहा है? 7 विद्यार्थी पसंद करता है ना, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, तो जो है 18 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थी संतरे पसंद नहीं करते हैं। 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो संतरे पसंद नहीं करते हैं। तो संतरा पसंद करने वाले कितना विद्यार्थी है? तो 6 है, तो 18 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो कहता है 11 विद्यार्थी है, 11 विद्यार्थी तो नहीं है, कितना विद्यार्थी है? 12 विद्यार्थी है, जो संतरा पसंद नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, इस टाइप से, ठीक है? क्यों गलत है, ये भी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। आगे कहता है कि आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है। अब देखिए इसमें 3 टाइप के फल हैं। पहला आम है, सेब है और तीसरा कौन-सा है? संतरा है। तो सबसे ज़्यादा कौन पसंद करता है? तो आम पसंद पसंद करता है, उसके बाद सेब पसंद करता है और उसके बाद संतरा पसंद करता है। यानी कि आम पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 7 है, जबकि सेब पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 है और संतरा पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 है। इसमें सबसे ज़्यादा आप कहेंगे सर 7, 5, 6 में सबसे बड़ा कौन है? तो हम कहेंगे कि क्या है? 7 सबसे बड़ा है। तो 7 किसकी संख्या है? तो आम की संख्या है। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 में भी तो यही कहा जा रहा है। आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला क्या है? फल है, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से हैंडल करना होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ जब भी इस टाइप के क्वेश्चन डाटा हैंडलिंग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो आप उम्मीदें सही बना पाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आपकी सेशन समाप्त हो चुकी है, लेकिन आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक के माध्यम से या गूगल प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जहाँ आप हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ढेर सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ में टेस्ट से आपको यह पता लगेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और टेस्ट से आपको यह पता लगेगा कि आपका कौन-सा चैप्टर वीक है और किस चैप्टर पे आपको कार्य करने की आवश्यकता है। उस चैप्टर को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आपका बेहतर रिज़ल्ट हो सकता है, ठीक है? यह जानकारी आपको हो गई। इसके अलावा अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो कोर्स भी आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। डीवीएस टीच चैनल का तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच जॉइनिंग दिस सेशन।